बातचीत के संकेत तो दे दिए हैं, लेकिन क्लियर कट कहा है कि वो फिलहाल ना तो यूरेनियम को सौंपने को लेकर बात करेगा और ना ही परमाणु प्रोग्राम को लेकर कोई बातचीत होगी। अगले 1-2 दिन बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि ईरानी विदेश मंत्री के रूस दौरे के बाद युद्ध में बातचीत का समीकरण बदल सकता है। ईरान कुछ नए प्रस्ताव के साथ सामने आ सकता है। रूस के साथ ईरान की क्या बात होने वाली है, इसे लेकर कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन पुतिन के साथ ईरानी विदेश मंत्री की बातचीत को बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिका के साथ युद्ध के बाद यह किसी बड़े ईरानी नेता का पहला रूस दौरा है। सवाल है कि क्या अब इस युद्ध में पुतिन मध्यस्थता का रोल निभाएंगे या फिर पुतिन अमेरिका पर दबाव बनाएंगे ताकि कोई बीच का रास्ता निकले। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने जैसे ही कदम रखा, दुनिया पुतिन की ओर देखने लगी। लगा कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई में पुतिन की औपचारिक एंट्री का वक्त आ गया है और इसलिए ईरान पुतिन के दरबार में पहुंचा। वैसे ज्यादा दिन नहीं हुए जब क्रेमलिन ने कहा था कि वो ईरान का सारा एनरिच्ड यूरेनियम रखने को तैयार हैं, और अब ईरान के विदेश मंत्री खुद रूस पहुंच गए हैं। रूस के सरकारी मीडिया ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मिलने का प्लान बना रहे हैं। इस बीच ईरान की ISNA न्यूज एजेंसी ने कहा कि पुतिन और अरागची की मुलाकात हो सकती है, यानी कभी भी वो तस्वीरें आ सकती हैं जिनमें पुतिन और अरागची साथ दिख रहे हों। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की साख को धक्का लग सकता है, और वो इसलिए क्योंकि अमेरिका को पता है कि पुतिन की वजह से ईरान का पलड़ा भारी हो सकता है और ईरान की कूटनीतिक जीत हो सकती है, क्योंकि खबर है कि जंग के बीच ईरान को रूस से लगातार हथियारों की मदद मिली और उन्हीं हथियारों के दम पर ईरान ने इजराइल और खाड़ी के दूसरे देशों में हाहाकार मचाया था। ईरान के साथ चल रहे सीजफायर के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास युद्ध खत्म करने के लिए सीजफायर पर सहमत होने के लिए सिर्फ 3 दिन है, नहीं तो ईरान की तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि जब ईरान तेल निर्यात नहीं कर पाएगा तो उसकी पाइपलाइन में दबाव बढ़ेगा और वो फट जाएंगे। ट्रंप ने यह बयान वॉशिंगटन में अपने ऊपर हुए हमले के बाद दिया है। Indication that this shooting could have been linked to the war in Iran. I don't think so, but you never know. छब्बीस अप्रैल को वॉशिंगटन में पत्रकारों के साथ डिनर कार्यक्रम में हुए हमले के बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उनका ये क्रोध उतरा ईरान पर। उन्होंने ऐसी चेतावनी दे दी जिससे तेहरान की नींद उड़ गई। फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा, ईरान के पास युद्ध खत्म करने के लिए सीज फायर पर सहमत होने के लिए सिर्फ 3 दिन हैं, नहीं तो उसकी तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका की नेवल नाकेबंदी की वजह से ईरान का तेल न जहाजों में जा पा रहा है ना स्टोरेज टैंकों में। ऐसे में जब तेल का यह विशाल सैलाब सिस्टम में ही रुक जाएगा तो पाइपलाइनों के भीतर प्रेशर इतना बढ़ेगा कि वे अंदर से फट जाएंगी। ट्रंप की यह चेतावनी सिर्फ एक धमकी नहीं, बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए तबाह करने का ब्लूप्रिंट है। ट्रंप का दावा है कि अगर ये पाइपलाइनें एक बार फटी तो इन्हें दोबारा पहले जैसा बनाना नामुमकिन होगा। इनकी कैपेसिटी आधी रह जाएगी। दरअसल पश्चिमी मीडिया के दावे के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के चारों ओर ऐसा नौसैनिक जाल बुना है जिससे निकल पाना अब उसके लिए नामुमकिन सा लगता है।
दावा यह किया जा रहा है कि इस नेवल ब्लॉकेड ने ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को इस नेवल नाकेबंदी से हर दिन करीब 4,600 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के 10,000 से ज्यादा जवान और दर्जनों युद्धपोत हॉर्मुज की लहरों पर पहरा दे रहे हैं। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री नाकेबंदी के बाद ईरान के कई जहाजों को बीच समंदर में ही रोक दिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान का 92% बड़ा नौसैनिक बेड़ा और 66% मिसाइल ड्रोन प्रोडक्शन साइट्स पहले ही अमेरिकी हमलों में तबाह हो चुके हैं। इसीलिए अब ट्रंप का अगला निशाना ईरान की वो पाइपलाइनें हैं जो उसकी तिजोरी भरती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इससे पहले भी कई बार ईरान को ऐसी धमकी दे चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ईरान ट्रंप के इस ऑन ऑयल प्रेशर गेम के आगे घुटने टेकेगा या फिर अगले 72 घंटों में खाड़ी के देशों में तेल की आग एक नया वैश्विक संकट खड़ा कर देगी। तो वहीं लेबनान और इजराइल में सीजफायर के बीच नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने आईडीएफ को हिजबुल्लाह के खिलाफ पूरी ताकत से हमले करने का आदेश दे दिया है। उधर हिजबुल्लाह ने पलटवार करते हुए उत्तरी इजराइल में रॉकेट और ड्रोन से अटैक किया। इजराइल और लेबनान में जंग के बीच ईरान से बड़े युद्ध की आशंका अब बढ़ गई है। देखिए, वॉशिंगटन में ट्रंप पर हमला। तेल अवीव से हिजबुल्लाह पर प्रहार। क्या दुनिया किसी बड़ी जंग के दरवाजे पर खड़ी है? या ट्रंप पर हमले के बाद नेतन्याहू सबसे बड़ा पलटवार करने जा रहे हैं? הבטחתי לכם שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן. הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या किसी बड़े खेल की शुरुआत? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, एक हाई प्रोफाइल गाला डिनर, दुनिया की सबसे ताकतवर राजनीति का मंच, और अचानक गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया। चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। निशाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। No, I mean, he was a guy who looked pretty evil when he was down. You know, they had him down. He was fighting hard. He was, in my opinion, a sick person. इस हमले की खबर पूरी दुनिया में सनसनी की तरह फैल गई और ठीक उसी वक्त इजराइल से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पूरी ताकत से हमला करें। सीज फायर के बाद भी इजराइल और हिजबुल्लाह में भीषण जंग चल रही है। दक्षिणी लेबनान में गोलीबारी जारी है। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उन्होंने हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए एक रॉकेट और ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया, जबकि दूसरा रॉकेट खुले मैदान में गिरा। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर हमले के लिए फाइबर ऑप्टिक गाइडेड एफपीवी का इस्तेमाल किया, यानी ऑपरेटर ड्रोन की नाक पर लगे कैमरे से लाइव वीडियो देख रहा था। खास बात यह है कि इस ड्रोन के पीछे एक छोटा स्पूल लगा होता है जिसमें बहुत पतला फाइबर ऑप्टिक केबल लिपटा रहता है। जैसे जैसे ड्रोन आगे उड़ता है, केबल खुद ब खुद खुलता चला जाता है। फाइबर ऑप्टिक की वजह से इसके सिग्नल को जैम करना मुश्किल होता है। इजराइल ने इसे सीज फायर का उल्लंघन बताते हुए दक्षिणी लेबनान में कई जगह हिजबुल्लाह के टारगेट पर हमले किए और दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मार गिराया। अब नेतन्याहू ऐलान कर रहे हैं कि पूरी ताकत से हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। क्या यह सिर्फ एक संयोग है
या दुनिया की दो बड़ी घटनाएं किसी एक ही धुरी से जुड़ी हुई हैं? एक तरफ अमेरिका के अंदर ट्रंप पर हमला, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में युद्ध का विस्तार। क्या ये संकेत हैं कि वैश्विक स्थिरता टूट रही है? एक तरफ लेबनान से इजराइल पर लगातार दबाव बन रहा है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अब जवाब सीमित नहीं होगा, पूरी ताकत से होगा। एक बार नहीं, दो बार अमेरिका में ट्रंप की मौजूदगी में इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर पर समझौते हुए। दोनों देशों ने एक दूसरे की शर्तों को सम्मान दिया, लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के बहाने लेबनान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीज फायर से पहले और उसके बाद तक दक्षिणी लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन ऑन है। आखिर इसका मतलब क्या है? नेतन्याहू हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान पर एयर स्ट्राइक करेंगे या मिसाइल हमले को एक्टिव करेंगे या फिर फुल स्केल बॉर्डर पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लेबनान अब पूरी तरह युद्ध में उतरने वाला है? और ठीक उसी वक्त ट्रंप पर हमले का आखिर मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक आदमी पर हमला है या पूरे अमेरिकी पॉलिटिकल सिस्टम पर? क्या इस हमले के पीछे कोई इंटरनेशनल लिंक है? क्या मिडिल ईस्ट की ताकतें इसमें शामिल हो सकती हैं या ये अमेरिका के अंदरूनी संघर्ष का हिस्सा है? और सबसे अहम सवाल, अगर अमेरिका अस्थिर होगा तो क्या इजराइल और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा? इस वक्त जंग को लेकर आखिर क्या सिनेरियो बन रहा है? ईरान एक्टिव है, हिजबुल्लाह भी सुपर एक्टिव है, इजराइल आक्रामक है और अमेरिका खुद संकट में घिरा है। क्या ये वही स्थिति है जहां से बड़ी जंग शुरू होती है? इतिहास गवाह है, जब भी अमेरिका अंदर से कमजोर हुआ, बाहर युद्ध भड़के हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच सीज फायर है, लेकिन तनाव चरम पर है। लेबनान के मोर्चे पर इजराइल से सीज फायर के बाद भी हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना आईडीएफ एक्टिव है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिलहाल कोई जंग नहीं, लेकिन ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी जारी है। क्या ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं या किसी ने दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए दो अलग अलग मोर्चों पर आग लगाई है? और अगर ये कनेक्टेड हैं, तो क्या हम एक बड़े कोऑर्डिनेटेड प्लान को मिस कर रहे हैं? הבטחתי לכם שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן. הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल अब शुरू होता है, क्या दुनिया एक नए टकराव के पैटर्न में घुस चुकी है? पिछली बार 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान उन पर हमला हुआ था, जिसमें उनके कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी थी। अब वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में उन पर हमला हुआ। पिछली बार जब हमला हुआ तो ट्रंप गुस्से में थे। उन्होंने हमलावर का स्टेज से ही चीख कर जवाब दिया। इस बार वो सीधे टेबल के नीचे हुए और सीक्रेट सर्विस के जवान उन्हें रेस्क्यू करके ले गए। पिछली बार जब हमला हुआ तो वो राष्ट्रपति चुनाव की रेस में सबसे आगे थे। हमले के कुछ महीने बाद ही वो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। लेकिन इस बार जब हमला हुआ तो वो ईरान के साथ सीधी जंग में उतरे हुए हैं। इस जंग में इजराइल को छोड़कर कोई भी देश सीधे उनके साथ नहीं खड़ा है। ईरान से डील करने के लिए वो पाकिस्तान तक का सहारा ले चुके हैं, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। हॉर्मुज का संकट जस का तस बना हुआ है। ईरान अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। और इस बार भी उन पर हुए हमले के बाद उनके करीबी माने जाने वाले नेतन्याहू ने न सिर्फ संवेदना प्रकट की, बल्कि इसे हैरान करने वाली घटना बताया। גם אני ורעייתי הזדעזענו לשמוע על הניסיון החוזר לרצוח את הנשיא טראמפ ואת רעייתו
אנחנו שמחנו שניהם יחד עם בכירי הממשל האמריקני, יצאו ללא נגע. אין מקום לאלימות, לא נגד מנהיגים פוליטיים ולא נגד אף... जब भी कोई बड़ा हमला होता है तो उसके बाद कोई और बड़ा फैसला लिया जाता है। वॉशिंगटन में हमला और उसी वक्त मिडिल ईस्ट में सैन्य आदेश। क्या ये सिर्फ टाइमिंग है या किसी बड़े एक्शन से पहले दुनिया का फोकस डाइवर्ट किया जा रहा है? क्या नेतन्याहू ने मौका देखकर हिजबुल्लाह के खिलाफ फुल स्केल ऑपरेशन का दरवाजा खोल दिया है? और क्या इस जंग में नेतन्याहू के साथ कोई है भी, या उन्होंने अकेले ही जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है? लेकिन क्या अकेले हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करना इजराइल के लिए मुमकिन होगा? हिजबुल्लाह सिर्फ एक संगठन नहीं, ये ईरान की फ्रंट लाइन ताकत है। और अगर उस पर फुल अटैक होता है तो क्या ईरान सीधा जवाब देगा? अब सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर अमेरिका के अंदर हमला होता है और उसी वक्त उसका सबसे बड़ा सहयोगी इजराइल युद्ध बढ़ाता है, तो क्या अमेरिका को मजबूरी में इस जंग में उतरना पड़ेगा?